हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर में नया लेक्चर लेके आ गए हैं विच इज़ 04। इसके पहले हम लोग ने 01 से 03 तक चैनल पे अपलोड किया है, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, NCERT CBSE और स्टेट बोर्ड HSC बोर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का। CBSE में फिजिकल वर्ल्ड भी होता है, बट फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहीं से कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का 3 लेक्चर्स हो गया ऑलरेडी। 3 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन किया है यूनिट्स का, यूनिट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। फिर हम लोग ने एक स्पेशल वीडियो बनाया पैरेलैक्स मेथड के लिए, वो एक अलग से वीडियो बनाया है कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, वो 02 उसमें देख लेना तुम लोग। सारे लेक्चर्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाय द वे, और चाहिए तो प्लेलिस्ट भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा। पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो डाल रहा हूँ वो सब वहाँ अपलोड होता रहेगा। और जो हमने लास्ट वीडियो किया दैट इज़ 03, उसमें हमने डायमेंशंस के बारे में डिटेल में बात किया था। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस फाइंड कैसे करने हैं, और डायमेंशंस के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारी 3 चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। और वो थोड़ा लंबा वीडियो था, ऑलमोस्ट 49 मिनट्स का, 48 मिनट्स का। तो उसको पूरा देखो तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डायमेंशन से आते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके बाद वाला पार्ट लेके आए हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर में। एंड द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ एरर्स इन मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर जो है एरर्स पे चलने वाला है कि एरर्स क्या होते हैं, एरर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कितना एरर होता है मेजरमेंट में वगैरह वगैरह। हम लोग देखेंगे कौन कौन से टाइप के एरर्स हो सकते हैं और कैसे हम उनको फाइंड कर सकते हैं। और जो आज का टॉपिक होने वाला है, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हम देखेंगे कि कितने कोई सपोज मुझे सेट ऑफ रीडिंग्स दी हुई हैं, तो उसमें कितने नंबर्स जो हैं, कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं अपने मेजरमेंट के लिए, और कौन कौन से नंबर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं या कौन कौन से नंबर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट्स से। मेजरमेंट्स में एरर्स का क्या सिग्निफिकेंट रोल है और क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझते हैं। ज़रा देखो, जैसे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरर्स, एरर्स होते क्या हैं। देखो, एरर्स आर बेसिकली द फैक्टर, और यू कैन से द अमाउंट, या फिर यू कैन से द वैल्यू ऑफ द रीडिंग विच इज़ डिफरेंट, और यू कैन से विच इज़ डिफरिंग फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। जैसे समझो मुझे इस पेन का साइज़ मेजर करना है, जैसे ये पेन का लेंथ मुझे मेजर करना है, सो आई विल हैव टू मेक अ मेजरमेंट। ठीक है, मुझे एक मेजरमेंट करना पड़ेगा, स्केल लेके इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। मैंने मेजरमेंट लिया, ठीक है, मैंने मेजरमेंट लिया, सपोज इसका लेंथ का वैल्यू आता है 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 12.3 सेंटीमीटर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं। जैसे सपोज़ मैंने 5-6 बार रीडिंग ली, एक बार मुझे 12.3 आ रहा है, एक बार मुझे 12.4 आ रहा है, एक बार मुझे 12.3 और 4 के बीच में आ रहा है, ऐसा सब बहुत सारा रीडिंग्स आ रहा है मुझे। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है और उससे ये सारी रीडिंग्स कैसे डिफ़र कर रही हैं, वो जो हम लोग मेजरमेंट निकालते हैं वो होता है अपना एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रीडिंग्स में जो फाइनल आंसर आ रहा है, जैसे समझो इसका जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, इसके लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू मैं तुमको बताऊं, लेट्स जस्ट से इट इज़ 12.3। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 12.3 है या एक्यूरेट वैल्यू 12.3 है, और मैं 4-5 बार मेजरमेंट लेके कंक्लूड करूं कि मेरा जो रिजल्ट है वो 12.35 है। देखो, एग्जैक्ट रीडिंग या एग्जैक्ट वैल्यू ये है 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे मेजर्ड वैल्यू क्या आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू आता है 12.35 सेंटीमीटर। सपोज़ मैंने बहुत बार ट्राई किया, काफ़ी बार रीडिंग लेने के बाद एवरेज निकाला, तो फाइनली मुझे ये नंबर मिलता है। इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, ज़रा देखो, एरर इसमें कितना मिल रहा है, मेरा वैल्यू होना इतना चाहिए, मिला मुझे इतना है, मतलब मेरा एरर है 0.05 सेंटीमीटर का। दिस इज़ व्हाट एरर मीन्स, मतलब हम अपने एक्चुअल वैल्यू से कितना अलग वैल्यू पे पहुँच गए हैं मेजरमेंट लेने के बाद। दिस इज़ बेसिकली एरर्स इन मेजरमेंट्स। जब भी हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट्स का बात करते हैं तो हम लोग अपने मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं कि हमारे मेजरमेंट में इतना एरर है। तो अब ये मेजरमेंट में एरर आता कहाँ से है, क्यों आ सकता है, या फिर क्या क्या रीजंस है इसके, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहले तो एरर्स आने के चांसेस समझो। एक जो बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सोर्स है एरर का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, ये एक बहुत
ओके, सो ये सिस्टमैटिक एरर है। अभी सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है या सिस्टमैटिक एरर होता क्या है वो ज़रा समझते हैं। सिस्टमैटिक एरर बेसिकली ऐसा एरर है जो पूरे सिस्टम में या सिस्टम के किसी भी पार्ट की वजह से आ सकता है। जैसे देखो क्या है, सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एक पेंडुलम है जिसका मुझे टाइम पीरियड मेजर करना है। समझो मैंने ये पेंडुलम को ऑसिलेट कराया, ऑसिलेट करा के टाइम पीरियड मेजर करना चालू किया। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे? इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ये मेरा अपैरेटस की, एक हो गया अपैरेटस हो गया, मतलब ये पेंडुलम तो चाहिए ना पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए, तो पेंडुलम हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे एक स्टॉप वॉच चाहिए, लेट्स जस्ट से दिस इज़ द स्टॉप वॉच विच इज़ इंडिकेटिंग सम टाइम, ये एक स्टॉप वॉच हो गया। और ऑफ कोर्स एक पर्सन चाहिए जो मेजरमेंट ले सके। सपोज़ मैं वो पर्सन हूँ या तुम वो पर्सन हो जो मेजरमेंट लेते हो। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जो बनाती है ना वो सिस्टम हो जाता है पूरा, ठीक है। अब इस सिस्टम के किसी भी पार्ट की वजह से कोई एरर अगर मेजरमेंट में आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। जैसे क्या क्या हो सकता है वो एरर, सोचो। अगर ये इंस्ट्रूमेंट जो तुमने यूज़ किया है मेजरमेंट करने के लिए, जो ये तुम्हारा स्टॉप वॉच है, सपोज़ ये स्टॉप वॉच ख़राब है समझा क्या बोला मैंने? सपोज़ ये स्टॉप वॉच ख़राब है। अगर ये स्टॉप वॉच ख़राब है तो ख़राब होने की वजह से तुम्हारा जो रीडिंग होगा वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब कैसे हो सकता है? स्टॉप वॉच बोलोगे सर देख के तो लिया होगा चालू, ठीक है, चालू देख के लिया, बट प्रॉब्लम इज़ कि इसका जो ये जीरो है वो सेट नहीं होता है प्रॉपर, मतलब 000 जो एग्जैक्ट हमको चाहिए जहाँ से हमको स्टार्ट करना है वो सेट नहीं हो रहा है, या बटन दबाने पर वो तुरंत चालू नहीं होता। ऐसा कुछ भी रैंडम, कुछ भी मतलब बेसिक कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉल्टी है। तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एक एरर हो सकता है, वो सिस्टम का पार्ट है। दूसरा मेजरिंग टेक्निक में एरर, मतलब पेंडुलम का ऑसिलेशन कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है ये अगर हमको ठीक से ना पता हो। सपोज जैसे पेंडुलम मीन पोजीशन से जब यहाँ जाए तो हमको मीन पोजीशन से स्टार्ट करना था, बट सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा रीडिंग गलत हो गया ना। तो ये एक मेजरिंग टेक्निक का एरर हो गया। लास्ट वाला है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब सिस्टम में मैं भी तो पार्ट हूँ ना, या जो मेजरमेंट लेता है वो भी तो पार्ट होता है सिस्टम का। तो अगर वो पर्सन गलती कर दे मेजरमेंट लेने में, सपोज उसको टेक्निक भी पता है, सब कुछ पता है, बट किसी तरह से सपोज पर्सन गलती कर देता है, ध्यान हटा दे, कुछ कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो सब के इन सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मतलब बेसिकली सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू पार्ट्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम के किसी भी पार्ट की वजह से कोई रीडिंग है। अब ये ऐसा एरर है विच कैन बी रिड्यूस्ड एंड मिनिमाइज्ड टू ज़ीरो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं सबसे अच्छा स्टॉप वॉच लेके आऊँ, एकदम सब कुछ चेक करके लाऊं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर तो गया। दूसरा, मेजरिंग टेक्निक में सीख के आऊँ, मैं सीख के आऊँ कि हाँ ये ऐसे ही करना है, यहीं से स्टार्ट करना है रीडिंग काउंट वगैरह, तो वो मेजरिंग टेक्निक का भी एरर गया। थर्ड वाला, जो पर्सन है वो बहुत ही लेजिस से बहुत फोकस्ड है, फोकस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है और फोकस तरीके से रीडिंग ले रहा है, तो पर्सनल एरर भी चला गया। मतलब ये ऐसे एरर्स हैं जिनको हम लोग मिनिमाइज करके ज़ीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक और जो होता है दैट इज़ रैंडम एरर। एक और मतलब रैंडम एरर है, फिर एक और आएगा, देखते हैं। रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर बेसिकली ऐसा एरर है जो इरेगुलरली सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इरेगुलरली मतलब कभी सपोज मेजरमेंट ले रहे हो, हवा तेज चलने लगी जिसकी वजह से कुछ तो रीडिंग हुआ जो तुमने ध्यान नहीं दिया। हवा चलने की वजह से सपोज पेंडुलम बीच में फास्ट मूव कर गया या स्लो मूव कर गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इरेगुलर पैटर्न का एरर आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, जिस पे अपना इतना कंट्रोल नहीं होता है। हम सराउंडिंग को चेंज तो कर सकते हैं, बट चेंज करते करते सराउंडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स द प्रॉब्लम। मैं ये रूम से दूसरे रूम में जा सकता हूँ एक्सपेरिमेंट करने, बट रूम का टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ इतना एक्यूरेसी से कंट्रोल नहीं कर सकता मैं। सो बेसिकली दीज आर एरर्स विच आर irregularly introduced in the system। ठीक है, तो ये एक हो गया। इरेगुलरली सिस्टम में इंट्रोड्यूस होते हैं ऐसे एरर्स, तो इनको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। ये एरर का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं बट ज़ीरो नहीं कर सकते। कैन बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? मिनिमाइज का मतलब इनके लीस्ट वैल्यू पे ला सकते हो, इनको ज़ीरो नहीं कर सकते। लीस्ट वैल्यू पे क्या होती है, लीस्ट वैल्यू कैसे आ सकते हैं लीस्ट वैल्यू पे, और वो लीस्ट वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ज़रूरी नहीं है, मैं तुमको जाते जाते बता दूंगा, ये इसी में बता देता हूँ। देखो, और एक जो लास्ट वाला है दैट इज़ लीस्ट काउंट एरर। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट एरर? लीस्ट काउंट एरर ऐसा एरर है
जो तुमने मेजरिंग डिवाइस यूज़ किया है उसका लीस्ट काउंट ही अगर सफिशिएंट नहीं है, समझो जैसे मुझे ये पेन का लेंथ मेजर करना है, तो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे एक मीटर स्केल यूज़ करता हूँ जिस पे सेंटीमीटर में मार्किंग्स होती हैं, या सपोज जो अपना 15 सेंटीमीटर वाला स्केल आता है वो यूज़ करता हूँ, तो उसमें जो मिनिमम रीडिंग मैं मेजर कर सकता हूँ वो 1 मिलीमीटर होता है। मतलब मुझे जो रीडिंग मिलेगा वो 12.3 मिल सकता है, 12.4 मिल सकता है, 12.5 मिल सकता है, 12.35 नहीं मिल सकता है, या सपोज मुझे 12.33 नहीं मिल सकता है। मतलब मैं मिलीमीटर से नीचे नहीं जा सकता हूँ। और अगर सपोज इसका एग्जैक्ट वैल्यू 12.33 हुआ या 12.32 हुआ तो वो कैसे मुझे पता चलेगा? तो लीस्ट काउंट ऐसा एरर है जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अगर सफिशिएंट ना हो तो इंट्रोड्यूस होता है सिस्टम में। सो दिस इज ड्यू टू insufficient लीस्ट काउंट। ठीक है, मतलब लीस्ट काउंट ही सफिशिएंट नहीं है, इतना लीस्ट काउंट चाहिए जिससे एग्जैक्ट वैल्यू मेजर हो सके, तो वो इनसफिशिएंट है। अब ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ना। अब इसको तुम कितना छोटा कर सकते हो? सपोज जैसे मिलीमीटर से नीचे जाओगे तो तुम रीडिंग लेजर से 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर मेजर कर सकते हो, उससे भी नीचे जा सकते हो, जैसे माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हो, उससे भी नीचे नैनोमीटर में मेजर कर सकते हो। तो ये जो एरर है ना, जब हम लोग कुछ हद तक बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे के पार्ट्स में जब हम लोग बात करेंगे ना, कितना भी अच्छा मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी लेके आ जाऊँ ना, तो भी जो इसका लेंथ मेजर करूँगा वो नैनोमीटर से ज़्यादा तो एक्यूरेट होगा नहीं। ऑफ कोर्स नैनोमीटर में मेजरमेंट जाओगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्यों? क्योंकि वो तुमको डेसिमल के बाद ऑलमोस्ट 9 डिजिट्स तक रीडिंग देगा, तो इतना एक्यूरेसी आएगा तुम्हारे पास। तो दैट वी डोंट वांट टू डू। तो ये जो लीस्ट काउंट वाला एरर होता है ना, इसको कुछ हद तक हम रैंडम एरर बोलते हैं, क्योंकि हम अपने मेजरिंग डिवाइस को या इंस्ट्रूमेंट को कितना अच्छा बनाएंगे। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है तो वो रीडिंग को 0.0001 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकता है, उससे नीचे मेजर कर ही नहीं पाएगा ना। तो बाकी तो जो एरर आ रहा है वो तो रैंडम हो गया ना, तो इसीलिए इसको कुछ हद तक रैंडम एरर बोलते हैं। बट स्टिल दिस इज ड्यू टू लीस्ट काउंट, वो हम लोग पकड़ के चलते हैं। फाइन, ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसके 3 पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग रैंडम एरर्स पे जाएंगे और कैलकुलेशन पे। रैंडम एरर मतलब हम लोग कैलकुलेशन पे जाएंगे। सिस्टमैटिक एरर के 3 पार्ट्स देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर इज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। इसके एग्जाम्पल्स तुमको समझ में आने चाहिए। एग्जाम्पल्स मतलब मैंने बताया तुमको, जो स्टॉप वॉच यूज़ किया है उसका लीस्ट काउंट बराबर नहीं है, उसका 0 बराबर नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा जो है एरर इन मेजरिंग टेक्निक, ये तुमको डोंट वरी, तुमको इसके अंदर का एग्जाम्पल खुद से डालना है। तुम खुद से कुछ भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। जैसे मेजरिंग टेक्निक मतलब मेजरिंग टेक्निक में मैंने कुछ भी रैंडम तरीके से या गलत तरीके से मेजरमेंट लिया। ठीक है, सो मेजरमेंट्स परफॉर्म्ड बाय रॉन्ग मेथड। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको, सब लोग वो करते हैं ना, बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। सपोज जैसे थर्मोमीटर से हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो थर्मोमीटर अगर कभी कभी हम लोग आर्मपिट के अंदर रख के मेजर कर रहे हैं उसका अपना बॉडी का टेम्परेचर, तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर कुछ और है, जो बाहर का टेम्परेचर आ रहा है अपने आर्मपिट का, वो टेम्परेचर वो बताएगा, अंदर बॉडी का टेम्परेचर नहीं बताएगा वो। उसको हम लोग मुंह में रखते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मुंह में डालते हैं थर्मोमीटर, तो ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट रीडिंग आता है। तो ये सब करके हम लोग बेसिकली एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट वाला जो है दैट इज़ पर्सनल एरर। व्हाट इज़ पर्सनल एरर? पर्सनल एरर इज़ बेसिकली एरर ड्यू टू द पर्सन टेकिंग रीडिंग्स और परफॉर्मिंग ऑब्जर्वेशंस। तो इन सारे एरर्स को हम लोग सिस्टम में अकोमोडेट करते हैं। और जिससे अगर मेरे पास रीडिंग आ गई, बहुत सारी रीडिंग्स आ गई, तो उसमें एरर का वैल्यू कितना होगा, ये सब कुछ नोट डाउन कर लो। मैं साइड हो गया हूँ, अब आगे का देखते हैं, ज़रा समझो। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ एरर पे बात करने जा रहे हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है मेजरमेंट का, जिसमें हम देखेंगे कि अगर सेट ऑफ रीडिंग्स मिल गया, जैसे समझो मुझे किसी चीज़ का लेंथ मेजर करना था,
या किसी चीज़ का डायमीटर मेजर करना था, मैंने 5-6 रीडिंग्स निकाल ली, अब उसमें फिक्स टू फिक्स या उसमें कितना एरर है ये कैसे पता चलेगा, तो वो निकालने के लिए अब हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर्स या एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। और कुछ मैं स्पेसिफिक नाम बता दूं कौन कौन से एरर्स कैलकुलेट करने हमको करने हैं मीन एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट, हमको करने हैं रिलेटिव एरर्स कैलकुलेट, हमको करने हैं परसेंटेज एरर्स कैलकुलेट, ठीक है। सो लेट्स गो विथ एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। अब हम लोग एरर्स को एस्टिमेट करेंगे कि कितना एरर है सिस्टम में या कितना एरर है अपने रीडिंग में। कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ सेट ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। मैंने एक सेट ऑफ रीडिंग्स ले ली, लेट दिस बी A1 A2 A3 अप टू AN, n रीडिंग्स ले ली है। ये A कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग ये लेंथ है, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ डायमीटर, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ एनीथिंग, लेट दिस बी एनी मेजरमेंट, कुछ भी मेजरमेंट है। फर्स्ट थिंग जो अपने को मेजर करना है, अगर अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो हमको कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये क्लियरली विजिबल है, तो मुझे थोड़ा बताओ मेरे हैंड राइटिंग के बारे में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स में मुझे बताओ कि थोड़ा और शार्प चाहिए या थोड़ा सेपरेट करके लिखूं, तो मुझे ऐसा बताओ। अदरवाइज़ अगर अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रहा है, तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर है रिलेटिव एरर एंड लास्ट में है परसेंटेज एरर, ठीक है। इतने एरर्स हमको कैलकुलेट करना सीखना है। तो कैसे कैलकुलेट करें मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके लिए क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले इन सब का मीन वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड ए मीन। ए मीन कैसे मिलेगा, मीन निकालने का फॉर्मूला सबको मालूम है, A1 A2 A3 अप टू AN ऐड करो डिवाइड बाई n, ये सबको पता है। 10th के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा मीन निकालने का फॉर्मूला, एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो ये होता है एवरेज या मीन निकालने का फॉर्मूला। इसको मैं समेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n AI अपॉन n, ये हो गया मेरा ए मीन। समझा, ये पहला स्टेप है, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप्स टू कैलकुलेट एरर्स। ये हो गया पहला स्टेप, ये समझा। आई होप इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बस पहले चीज़ मीन निकालनी है। दूसरा चीज़ हमको एब्सोल्यूट एरर्स निकालना है। अब देखो मीन वैल्यू निकाल के मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू निकाल के पता चलता है कि ये सारी जो रीडिंग्स आई हैं वो एक्यूरेट रीडिंग से कितनी अलग हैं, या इन सब के बीच में एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है। जैसे हम लोग बोलें, लेट्स से सपोज बोलते हैं कि एक पर्सन ने एक बार में 12.3 सेंटीमीटर का जंप लिया, एक बार में 12.35 लिया, एक बार में 12.33 लिया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीडिंग्स हैं अपने पास। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि पर्सन ने कितना जंप लिया या कितने का जंप लिया, तो तुम क्या करोगे, इन सब का एवरेज निकाल के बोल दोगे ना, हाँ या ना। तो यही होता है मीन वैल्यू का सिग्निफिकेंस, ठीक है। मीन वैल्यू मतलब हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू कंसिडर करते हैं, कि हम कंसिडर करते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। जब भी तुम कोई लेट्स से फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे ना, तो एक सेट ऑफ रीडिंग्स दोगे और उसकी एक मीन वैल्यू निकाल के फाइनल आंसर बोलोगे कि हाँ ये मेरा फाइनल आंसर है। जैसे रेजिस्टेंस आया 12.5 लेट्स से 10.5 ओम, 10.6 ओम, 10.7, 10.45, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस के वैल्यूज आए। सपोज तुम ओम्स लॉ कर रहे हो, तो फाइनल जो तुम बोलोगे ना आंसर तुम्हारे ओम्स लॉ का, वो तुम बोलोगे कि हाँ ये सारे रेजिस्टेंसेस का मीन इतना आता है, जैसे 10.55, तो 10.55 ओम्स मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन वैल्यू आ गई है, मीन वैल्यू मतलब ये ओवरऑल एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए अपनी। तो इस एग्जैक्ट वैल्यू से ये सारी रीडिंग्स कितनी अलग हैं, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। मतलब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा ए मीन माइनस A1 कॉमा ए मीन माइनस A2 कॉमा, ऐसे करते करते हम लोग ए मीन माइनस AN निकालते हैं। ये समझा, मतलब हर एक रीडिंग में कितना एरर है। सपोज तुम्हारा जो रेजिस्टेंस का मीन वैल्यू आया है वो लेट्स से हम लोग 10.55 बोल रहे थे ना, ठीक है, 10.55 ओम्स ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तुमको जो रीडिंग्स मिली थी, देखो तुमको रीडिंग्स मिली थी R1 10.5 ओम्स, फिर R2 10.6 ओम्स, फिर R3 10.7 ओम्स, R4 10.45 ओम्स, राइट। ये सारी रीडिंग्स तुमको मिली थी और ये तुम्हारा मीन वैल्यू आया है, समझा। अब तुम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हो, मतलब चेक करो कि ये वाली रीडिंग इससे कितनी अलग है,
ये वाली इससे कितनी अलग है, फिर ये वाली इससे कितनी अलग है और ये लास्ट वाली इससे कितनी अलग है। ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, मतलब एरर इन ईच इंडिविजुअल रीडिंग, हर एक रीडिंग में कितना एरर है, ये अपना एब्सोल्यूट एरर होता है। वही देखो यहाँ पे मैंने किया। अच्छा, ये मॉड लगाने का क्या मतलब है, समझता है ना सबको। मॉड क्या होता है, मॉड मतलब जो भी आंसर है उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। जैसे कभी A1 बड़ा हो सकता है A मीन से, या A2 A मीन से बड़ा हो सकता है, या इंडिविजुअल रीडिंग्स कभी कभी बड़ी हो सकती है। जैसे देखो 10.55 10.5 से बड़ा है, बट 10.6 से छोटा है, 7 से छोटा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो उसका नेगेटिव वैल्यू ना लेके पॉजिटिव वैल्यू लेना है। बस इतनी सी बात थी। चलो अब बात कर लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये जो सारे एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं इनका मीन लेना है। तो मीन कैसे इंडिकेट करोगे, अच्छा ये जो है ना तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लोग डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, मतलब डिफरेंस इन ए। इसका मीन निकालना है, यानी डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन हो जाएगा ए मीन माइनस A1 प्लस ए मीन माइनस A2 अप टू अपने पास था ए मीन माइनस AN डिवाइडेड बाय N। समझा, यही होता है ना मीन निकालने का फॉर्मूला, अभी तो ऊपर यूज़ किया ना। चलो, सो फाइनली डेल्टा ए मीन क्या मिलता है, देयरफॉर डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to N। क्या आ जाएगा, ए मीन माइनस AI अपॉन N। ओके, ये आ गया डेल्टा ए मीन या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला। तो ये एक एरर अब तक हमने कैलकुलेट किया है 3 में से, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं तुमको एक सेट ऑफ रीडिंग्स के लिए करके भी दिखा दूंगा, परेशान मत हो सर इतना सारा फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो, ये बहुत सिंपल है, एकदम ईजी चीज़ है। नेक्स्ट करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता क्या है, इसका मैं फॉर्मूला तुमको बता दूं डायरेक्टली। रिलेटिव एरर इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला अपॉन मीन वैल्यू। ये जो ए मीन हमने निकाला है, यानी ये हो जाएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। समझ में आई बात, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ठीक है। डेल्टा ए का मीन निकालो यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ये दोनों का जो रेशो होता है दिस इज योर रिलेटिव एरर। एंड लास्ट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, बस जो भी रिलेटिव एरर मिला है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने परसेंट एरर हो जाता है। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 100 टाइम्स रिलेटिव एरर। समझा। सो देयरफॉर फाइनल परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये सबको आई होप समझ में आ रहा है, इनटू 100। देखो बहुत सिंपल है, जो भी फॉर्मूलाज बोला है ना बस वही यूज़ करना है रीडिंग्स में और फाइनल आंसर निकालना है। ये बस इतना है कि तुमको यहाँ पे टीडियस मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा। मतलब तुम जो 10th में करते थे ना, सर इतना सारा मीन निकालना है, सर इतना सारा ये करना है मैम, ये वो चीज़ वापस करनी पड़ेगी तुमको, दैट्स ऑल। मतलब बेसिकली जो मैथ्स में किया था ना, वहाँ पे मीन एवरेज ये सब निकाला था ना, जैसे फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले सब्ट्रैक्ट करो, लास्ट वाले को फर्स्ट, ये सब करते थे ना, वही यहाँ पे बार बार घूम घूम के करना है तुमको एरर्स निकालने के लिए, बाकी और कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ये सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करो, फिर मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके साथ में हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। इतने सारी चीज़ें हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ऑन एन एवरेज निकाल के देखेंगे, इतना डिटेल में नंबर नहीं जाएगा। सो देखते हैं एक बार ट्राई करके, इसको नोट डाउन करो। ओके, सो नोट डाउन कर लिया है। चलो देखो, जैसे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं कि एग्जाम्पल में और समझते हैं क्या है। अच्छा, ये जो एरर्स का वैल्यू निकाला है इसका यूज़ कहाँ करना है, जैसे समझो मेरे पास सपोज़ सारा मैंने ए मीन निकाला, जैसे एक तुमको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, तुमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा डिटेल। देखो जैसे समझो कि मैं शू खरीदना है, मुझे सपोज़ मुझे शू खरीदना है या मुझे चप्पल खरीदना है या कुछ भी चप्पल या जूता मुझे खरीदना है, तो समझो मेरे पैर का जो साइज़ है वो ले जैसे 8 नंबर का साइज़ मुझे लगता है, 8 नंबर का चप्पल या जूता मुझे लगता है।
चलो मैं दुकान पे जाता हूँ, 8 नंबर का चप्पल या जूता मैं मांगता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ जो जैसे समझो मैं ऑनलाइन शॉपिंग में जाऊँ या वगैरह, जैसे दुकान में जाऊँ, तो होता क्या है, अलग अलग ब्रांड्स के शूज़ और चप्पल्स अवेलेबल होंगे ना। अब शूज़ और चप्पल अलग अलग ब्रांड के होंगे तो उनका साइजेस में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस की वजह से क्या होगा मालूम है? जैसे मैं पर्सन को बोलूँ कि 8 नंबर का जूता मुझे दो, तो मुझे बोलेगा सर ये ब्रांड का 8 नंबर थोड़ा छोटा होता है, ये ब्रांड का 8 नंबर थोड़ा बड़ा होता है एवरेज 8 नंबर से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मेरा जो 8 नंबर है, मेरे शू का जो साइज़ है, मेरे पैर का जो साइज़ है वो 8 नंबर है, बट दुकान वाला बोलेगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर ब्रांड है इसका जो 8 नंबर होता है वो एवरेज 8 नंबर से थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है इसका 8 नंबर एवरेज 8 नंबर से थोड़ा बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है? मैं अपने मेजरमेंट में एक मार्जिन रख के चलूँगा। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, अगर मुझे कोई छोटा साइज़ ब्रांड वाला मिलता है तो मैं उसका 9 नंबर ले लूँगा, कोई बड़े ब्रांड वाला मिलता है तो उसका मैं 7 नंबर ले लूँगा। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग ये है कि मेरा जो शू का साइज़ है वो साइज़ का वैल्यू 8 है, बट इसमें मैंने +-1 का एरर इंट्रोड्यूस करके रखा है। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय एरर्स। जब हम लोग बोलते हैं ना सिस्टम में एरर्स हैं या रीडिंग में एरर्स हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि जितना एरर है वैल्यू उतनी ज़्यादा या उतनी कम हो सकती है। जैसे मेरा जो शू का साइज़ है उसके 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, या तो 9 या तो 7। 9 और 7 2 आंसर्स पॉसिबल है। कोई ऐसा ब्रांड है जिसका 8 नंबर एवरेज से बड़ा होता है तो उसका मैं 7 लूँगा। कोई ऐसा ब्रांड है जिसका 8 नंबर एवरेज से छोटा होता है तो उसका मैं 9 नंबर लूँगा। अभी समझ में आया एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? अगर मुझे शू खरीदना है और किसी ब्रांड का शू मेरे साइज़ से थोड़ा बड़ा बनता है, एवरेज जो 8 नंबर है उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका मैं एक छोटा नंबर लूँगा ना, ताकि मुझे फिट आए। फिर कोई ब्रांड है जिसका 8 नंबर का जो साइज़ है वो एवरेज 8 नंबर से छोटा होता है, तो मैं उसका एक बड़ा साइज़ दूंगा ताकि वो मुझे फिट आए। दिस इज़ कॉल्ड एज मार्जिन। ये मार्जिन जो होता है ना अपने रीडिंग में, इसी को हम एरर बोलते हैं। और वो मार्जिन क्या होता है मालूम है? वो मार्जिन अपना मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। मतलब जैसे कोई रीडिंग में लिखता हूँ ना ए, तो उसका मैं एवरेज वैल्यू लिखता हूँ ए मीन, +- उसका जो एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर वो रख के चलता हूँ। मतलब ये जो 8 है मेरा एवरेज साइज़ है, फिर कभी मुझे 8.1 हो रहा है, कभी मुझे 8.2 हो रहा है, कभी मुझे 7.9 हो रहा है, इन सब का एवरेज निकाल के 8 नंबर है मेरा साइज़। फिर उसके अलावा जो सिस्टम में एरर आ सकता है वो मैंने +-1 रखा है। ये देखो मैंने एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कंपनी का साइज़ वगैरह को ध्यान में रख के रखा है कि हाँ कंपनी का साइज़ इतना ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो मैं एक +-1 का मार्जिन रख के चलता हूँ। तुमने बार बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अरे 19-20 का फ़र्क चलता है। तो 19-20 का फ़र्क मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हमको चाहिए उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है वही अपना एरर होता है। तो जो 19-20 का फ़र्क है ना उसी को एरर बोलते हैं। आई होप अब सबको क्लिक हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं, वो तुमको समझेगा। देखो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो उसके लिए परेशान मत हो, तुमको मैं डिटेल दे रहा हूँ, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एरर से रिलेटेड तुम्हारा सारा डाउट हट जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास टाइम पीरियड है, बहुत सारे टाइम पीरियड वैल्यूज़ हैं। मुझे इन टाइम पीरियड वैल्यूज़ की कुछ रीडिंग्स हैं। जैसे देखो एक है 2.63 सेकेंड्स, एक है 2.56 सेकेंड्स, फिर एक है 2.42 सेकेंड्स, फिर एक है 2.71 सेकेंड्स। ये कोई पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड मेजर किया गया है। फिर एक है 2.80 सेकेंड्स। अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करना है। मुझे बोला है कि इसमें तुम मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ और ये बताओ कि परसेंटेज एरर कितना है। ठीक है, चलो पहला काम क्या करना है, पहला काम टी मीन निकालना है। टी मीन क्या हो जाएगा, 2.63 + 2.56 + 2.42 + 2.71 + 2.80। समझा? डिवाइड बाय किससे करोगे, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड करो। इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है दैट इज़ 2.624 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या समझना है, ये जो सारी रीडिंग्स ली गई हैं ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में है ना, 6356427180, करेक्ट। तो ये जो आंसर तुम्हारा मीन आ रहा है ना, इसको भी तुमको डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि ये जो मीन वैल्यू है अगर ये 3 डिजिट में आ गई तो ये सिग्निफाई करेगी कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर है, या जो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उससे ये रीडिंग आना पॉसिबल ही नहीं है ना। सुनो ना, मतलब जो मेरा स्टॉप वॉच है वो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट दे सकता है, तो ये रीडिंग लेना मतलब ये फॉल्टी, ये जो 4 है ये फॉल्टी नंबर है,
ये 4 रैंडम एरर के वजह से आया है। रैंडम एरर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अपने डिवाइस से ये आ नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग नंबर्स को है ना सिग्निफाई कर लेते हैं लीस्ट काउंट के हिसाब से कि इतना ही लीस्ट काउंट है तो इतना ही नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब अपने को डेल्टा टी मीन निकालना है, यानी डेल्टा टी मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी मीन के लिए टी मीन में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसको ऐड करके सबको लिखना है। मतलब ये हो जाएगा 2.62 माइनस 2.63 का मॉड प्लस 2.62 माइनस 2.56 का मॉड, फिर प्लस 2.42 माइनस 2.62 का मॉड प्लस 2.62, अच्छा 62 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.71 और लास्ट वाला जो रीडिंग है दैट इज़ 2.62 माइनस 2.80। ओके, इस पूरे को डिवाइड बाय 5। डरो मत, खाली नंबर्स देखने में बड़े हैं, इन सबको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट अ नंबर 0.54। मतलब ये सब ऐड करोगे तो 0.54 अपॉन 5, यहाँ से नंबर आता है 0.11 सेकेंड, ठीक है। ये तुमको आ गया 0.11 सेकेंड। अब 0.11 सेकेंड मिला है तो इसको तुम क्या करोगे, इसको तुम बेसिकली अपने जो फाइनल रीडिंग मिली है तुमको t, उसको तुम लिखोगे t मीन प्लस माइनस डेल्टा t मीन। मतलब देखो तुम्हारा जो टाइम पीरियड है वो 2.62 होगा, इसमें एरर होगा प्लस माइनस 0.11 सेकेंड का। मतलब वैल्यू तुम्हारी 2.73 हो सकती है, वैल्यू तुम्हारी कितना हो सकता है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 51 हो सकता है या 73 हो सकता है। मतलब ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे जो फाइनल वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब ये तुमने एरर को भी एकोमोडेट कर लिया है, सारा एरर्स को एकोमोडेट कर लिया है, ये तुम्हारा एरर का वैल्यू आ गया है। फाइनली अगर तुमको रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करोगे, रिलेटिव एरर हो जाएगा इसका मीन जो कि 0.11 आ रहा है अपॉन ये मीन, यानी 2.62। ये नंबर नियरली 0.04 तक जाता है, तो यहाँ से परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर होता है 100 इंटू रिलेटिव एरर विच इज़ 4%। मतलब जो रीडिंग हम लोग ले रहे हैं या जो रीडिंग हमने ली है फाइनल, उसमें 4% का एरर है। ये सब कुछ तुमको करना पड़ेगा कोई एक रीडिंग अगर तुमको दिया है तो, ठीक है। क्या क्या निकालना है तुमको, पहले मीन वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू जब आ जाए उसके बाद में डेल्टा मीन निकालना है। डेल्टा मीन का मतलब क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, फिर फाइनल परसेंटेज एरर। आई होप सबको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, स्टेट बोर्ड के बुक में भी तुम्हारे पास है एग्जाम्पल्स, इनफ एग्जाम्पल्स, यू कैन गो थ्रू। सॉल्व एग्जाम्पल में जाओ, देखो एरर्स के पास होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो कैसे कंबाइन होते हैं एरर्स, जब रीडिंग्स का कॉम्बिनेशन चलता है तो कंबाइन कैसे होते हैं एरर्स। जैसे मैं दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर दूं तो उनके एरर्स को क्या होगा, दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उनके एरर्स का क्या होगा, दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दूं तो एरर्स का क्या होगा, डिवाइड कर दूं तो एरर्स का क्या होगा। बोलते बोलते थक गया मैं, ठीक है। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज एरर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है क्वांटिटीज़ का तब एरर क्या होता है। सपोज़ मैं दो क्वांटिटीज़ कंसिडर कर लेता हूँ, एक क्वांटिटी है ए जिसका ए मीन है, कुछ तो एवरेज वैल्यू, प्लस माइनस इसमें कुछ तो एरर है डेल्टा ए मीन। वैसे ही दूसरा क्वांटिटी बी मीन प्लस माइनस उसका एरर डेल्टा बी मीन। मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक बार मैं ऐड करके बताता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं, सेम हो जाएगा। सपोज़ मैं एक इन दोनों का एडिशन करूँ तो मुझे सी मिलता है, जो सी है दोनों का एडिशन, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ से मिलेगा मुझे ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन
प्लस बी मीन प्लस माइनस डेल्टा बी मीन। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। कुछ यहाँ रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, बस नंबर्स को कैसे लिखना है वो चल रहा है। दो चीज़ों को ऐड करना है ना तुमको, ठीक है। देखो दोनों मीन वैल्यूज़ डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, ए मीन प्लस बी मीन, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ देखो अब क्या चल रहा है, अगर मैं ब्रैकेट को एक्सपांड करता हूँ तो प्लस मेरे पास काफ़ी कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे देखो मेरे पास, ठीक है, मैं ब्रैकेट को एक्सपांड करता हूँ, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए मीन प्लस माइनस डेल्टा बी मीन। हाँ या ना, देखो इतना ही कुछ आएगा ना, हाँ या ना, ओके। अब ज़रा कॉम्बिनेशन देखो, इसके 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। प्लस डेल्टा ए मीन प्लस डेल्टा बी मीन, माइनस डेल्टा ए मीन प्लस डेल्टा बी मीन, माइनस डेल्टा ए मीन माइनस डेल्टा बी मीन, और लास्टली माइनस, हाँ ये 4 कॉम्बिनेशंस हो गए ना। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए मीन प्लस बी मीन, जो बेसिकली मुझे सी का मीन वैल्यू दे देगा, प्लस या माइनस, या यहाँ पे जो 4 कॉम्बिनेशन है उसमें से क्या लेना है। सो दिस इज़ प्लस माइनस, एक आएगा डेल्टा ए मीन प्लस डेल्टा बी मीन, ये एक कॉम्बिनेशन है। फिर एक है माइनस डेल्टा ए मीन प्लस डेल्टा बी मीन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन। फिर एक है, क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है डेल्टा ए मीन माइनस डेल्टा बी मीन, ये नेगेटिव, एंड लास्ट वाला दोनों नेगेटिव, डेल्टा ए मीन माइनस डेल्टा बी मीन। ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इसमें से सेलेक्ट कौन सा करना है, सेलेक्ट हमको करना है जो मैक्सिमम एरर दे। देखो ये मैक्सिमम एरर देगा क्या, नहीं। जैसे तुम्हारे पास 2 नंबर्स हैं 2, 3, इनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तुम कि तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए इनकी, तो दोनों को प्लस करोगे तो ही तो 5 मिल सकता है। बाकी हर केस में देखो -2 + 3 करोगे 1 आ जाएगा, -2 -3 करोगे -5 आ जाएगा, 2 -1 करोगे 1, सॉरी 2 -3 करोगे -1 आ जाएगा। तो देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है कॉम्बिनेशन की, ये वाली ना। तो मैक्सिमम एरर कौन सा होता है, मैक्सिमम एरर ये वाला होता है। तो हर केस में जहाँ पे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है हम मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करते हैं। अब देखो ना, अगर सुनो मेरी बात, वही जूते वाला एग्जांपल ले लो, शू या चप्पल वाला एग्जांपल। अगर मैं मार्जिन +-1 यानी मैक्सिमम 1 का मार्जिन लेके चलता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, या सपोज़ मैं 0.2 का मार्जिन लेके जाऊँ, मैं बोलूँ मुझे 8.2, या सपोज़ 8 नंबर का शू है 8.2 या 7.8 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि 8.2 या 7.8 फाइंड करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और 8.2 और 7.8 एग्जैक्टली मिलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे 7 या 9 नंबर एग्जैक्टली ईजिली मिल सकता है ना, तो मैं उतना मार्जिन रखता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन हमेशा हम लोग मैक्सिमम एरर के साथ में रखते हैं। सुनो ना, जैसे फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे 8 नंबर लगता है, बट कोई ब्रांड है जिसका 8.5 मुझे हो रहा है, और मैंने मार्जिन रखा था कि मेरा एरर जो है ±0.2 का है। मतलब या तो 8.2 हो सकता है या तो 7.8 हो सकता है। अगर 8.5 हो रहा है तो मेरा रीडिंग गलत हो गया ना, हाँ या ना, मेरा रीडिंग ही गलत हो गया ना। मुझे 8.5 का नंबर हो रहा है, तो ये जो मेरा एरर का मार्जिन था ये रॉन्ग हो गया, तो इसलिए मुझे मैक्सिमम एरर लेके चलना पड़ता है अपने रीडिंग में। तो मैक्सिमम एरर ये वाला पार्ट देता है। सेम वे में अगर मैं, अच्छा ये जो तुमको मिला है, देखो ये क्या मिला है तुमको, ये मिला है सी मीन ± डेल्टा सी मीन, यानी जो सी मीन की वैल्यू है वो ए मीन प्लस बी मीन है, और जो डेल्टा सी मीन है यानी सी में एब्सोल्यूट एरर जो है वो दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करके आया है। तो ये एक रूल के जैसा है, whenever 2 quantities are added or subtracted, then the mean absolute error in the resultant quantity is addition of mean absolute errors in the 2 quantities। A और B में जो absolute errors है उनके addition से अपने को resultant quantity में absolute error मिल जाता है। subtraction का भी सेम हाल है या सेम सिचुएशन है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या, ए मीन बी मीन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी ए मीन माइनस बी मीन हो जाएगा। तो बेसिकली सी मीन की वैल्यू माइनस भी आ सकती है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम कंडीशन जाएगा। वहाँ भी तुम्हारे पास यही 4 कॉम्बिनेशंस आएंगे जो यहाँ आए थे, बस यहाँ माइनस चलता रहेगा, ठीक है। तो सी मीन की वैल्यू प्लस माइनस भी हो सकती है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं हम लोग तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाते हैं। सो यहाँ रूल लिख लो, व्हेन 2 quantities
are added or subtracted, their mean absolute errors are added. That's all. इनके मीन एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं. क्वांटिटीज चाहे ऐड हो रही हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दोनों ही केसेस में मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगे, ऐड होंगे. ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. फिर एक और एप्लीकेशन होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. सो विल गो विद द सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ठीक है, सॉरी, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ना, नॉट एरर्स का मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इस केस में एरर्स को क्या होते हैं ज़रा देख लो. सपोज मैं मल्टीप्लिकेशन का ले लूँ, यही a और b है. अब c मुझे a और b को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है. ठीक है, तो a और b दोनों का वैल्यू लिखो. ये हो जाएगा a मीन प्लस माइनस डेल्टा a मीन इंटू b मीन प्लस माइनस डेल्टा b मीन. करेक्ट. अब देखो ये दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स है, या बेसिकली दो वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन करना है. तो पहले ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. तुमको क्या मिलेगा, देखो तुमको मिलेगा a मीन इंटू b मीन इसके साथ, फिर ये इसके साथ, यानी प्लस माइनस a मीन इंटू डेल्टा b मीन, फिर ये इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा a मीन इंटू b मीन, फिर लास्ट वाला इन दोनों के साथ, तो प्लस माइनस डेल्टा a मीन डेल्टा b मीन. ठीक है, यहाँ तुमको क्या मिल रहा है, ये तुमको मिल रहा है c मीन प्लस माइनस डेल्टा c मीन का वैल्यू. तो ये वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा बेसिकली c मीन है. मतलब जो तुम्हारे ओरिजिनल वैल्यूज़ थे, एवरेज वैल्यूज़, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट का एवरेज वैल्यू आ गया है. अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, देखो इसमें एरर्स इंट्रोड्यूस्ड है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे सिस्टम को डिवाइड करता हूँ. जैसे इस वाले पार्ट को LHS डिवाइडेड बाई C मीन एंड RHS डिवाइडेड बाई A मीन B मीन. मतलब बेसिकली सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, उन्हीं सेम नंबर्स का अलग अलग फॉर्म. C मीन ही तो A मीन इंटू B मीन है ना, मतलब C मीन को यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ. देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा C मीन अपॉन C मीन, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा C मीन अपॉन C मीन हो जाएगा ये. करेक्ट. यहाँ क्या आ जाएगा, a मीन इंटू b मीन, यहाँ भी 1 आ जाएगा, प्लस माइनस a मीन से a मीन कैंसिल, यहाँ बचेगा डेल्टा b मीन अपॉन b मीन. फाइन. और यहाँ a मीन से a मीन वापस कैंसिल, सॉरी b मीन से b मीन कैंसिल, डेल्टा a मीन अपॉन a मीन. और ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके ज़ीरो ले लेते हैं. क्यों ज़ीरो ले लेते हैं, क्योंकि डेल्टा a मीन एंड डेल्टा b मीन आर वेरी वेरी स्मॉल. इसको ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए डेल्टा a मीन का वैल्यू आता है 0.01, डेल्टा b मीन का वैल्यू आता है 0.02. दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही है ना दोनों का, दोनों को मल्टीप्लाई करो, नंबर क्या मिलेगा, देखो दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, यानी 2 इंटू 1 2 आ जाएगा. 10 पावर देखो, ये -2 ये -2 यानी -4, यानी ये हो जाएगा 0.0002. तो नंबर देखो डिक्रीज़ हो गया ना, और ये जितना छोटा, ये दोनों जितने छोटे उनका प्रोडक्ट और छोटा हो जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके ज़ीरो ले लेते हैं. बट तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी हम अपने एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. कॉम्प्रोमाइज़ ही हुआ ना, ये ज़ीरो है नहीं, इसको ज़ीरो कंसिडर किया जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो है बट ज़ीरो नहीं है. तो देखो यहाँ वापस 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ये 1 से 1 कट गया, यहाँ वापस 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, ये प्लस ये दोनों, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. बट अगेन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन या मैक्सिमम एरर कौन सा वाला देगा, एडिशन वाला. सो देयरफॉर डेल्टा C मीन अपॉन C मीन विल बी इक्वल टू डेल्टा A मीन अपॉन A मीन प्लस डेल्टा B मीन अपॉन B मीन. ज़रा गौर से देखो ये है क्या,
ये है रिलेटिव एरर इन सी, ये है रिलेटिव एरर इन ए, ये है रिलेटिव एरर इन बी। तो जब भी दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो रिलेटिव एरर इन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द टू क्वांटिटीज़। मतलब जब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो सी में जो रिलेटिव एरर है वो ए और बी के रिलेटिव एरर्स को ऐड करके आया। सो देयरफॉर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन relative error in result is given by addition of relative errors in quantities। आई होप सबको समझ में आया होगा। जगह कम पड़ गई है, काफ़ी बड़ा बोर्ड है, काफ़ी कुछ लिखा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई होप सबको समझा। तो जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं ना तो रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, ये याद रखो। और जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं। ये बेसिक कंक्लूजन तुमको याद रखना है। आई होप सबने ये नोट डाउन किया है। एक लास्ट कॉम्बिनेशन या लास्ट तरीके का एरर देख लेते हैं, विच इज़ एरर्स इन पावर्स। ठीक है, छोटा सा है, देख लो। एरर्स इन पावर्स क्या है? थर्ड वाला, एरर्स इन पावर्स। जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी है, समझो c है, जो कि a रेज़ टू 4 है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए ना, हाँ या ना, यही तो हुआ ये, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, राइट। मतलब ये बेसिकली a का मल्टीप्लिकेशन है 4 बार। मतलब यहाँ से डेल्टा c मीन अपॉन c मीन निकालूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा a मीन अपॉन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। कितने बार करना पड़ेगा मुझे ये? सर आपकी मर्जी, जब तक करना चाहते हो करो। ऐसा नहीं है, मुझे 4 बार करना पड़ेगा ना। देखो ना, यही तो यहाँ पे रिजल्ट लिखा ना, जब क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो रिलेटिव एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ का रिलेटिव एरर ऐड करके मिलता है। तो इंडिविजुअल 4 क्वांटिटीज़ हैं। ज़रा ध्यान से देखो, ये सारे नंबर सेम है, मतलब ये हो जाएगा 4 टाइम्स डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। इससे क्या कंक्लूजन मिला? ज़रा ध्यान से देखो, इससे कंक्लूजन ये मिला, ये 4 और ये 4 सेम है ना, तो जितना पावर उतने टाइम्स रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगे। अगर पावर 4 तो रिलेटिव एरर्स 4 टाइम्स। ये जो इसका रिलेटिव एरर है वो 4 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ईच क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन भी होता a रेज़ टू 4 b रेज़ टू 6, तो ये जो फाइनल डेल्टा c मीन बाई डेल्टा c आता ना, सॉरी, डेल्टा c मीन बाई c मीन जो आता ना, ये हो जाता 4 टाइम्स डेल्टा a मीन अपॉन a मीन प्लस क्या, 6 टाइम्स डेल्टा b मीन अपॉन b मीन। मतलब पावर्स के टाइम पे रिलेटिव एरर जो होता है वो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है, एंड कितने बार ऐड करना है? वॉट एवर द पावर्स आर। ठीक है, सो फाइनल कंक्लूजन क्या मिलता है? देयरफॉर रिलेटिव एरर इन क्वांटिटीज आर एडेड with the factor of powers of the quantities। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी क्वांटिटीज़ का पावर्स है उन फैक्टर्स के साथ हम रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। मतलब जैसे एक और कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। जैसे देखो, समझो मेरे पास ये है, एक क्वांटिटी है x विच इज़ इक्वल टू, एक क्वांटिटी है x विच इज़ इक्वल टू, या समझो एक क्वांटिटी विच इज़ x विच इज़ इक्वल टू a रेज़ टू लेट्स से p, b रेज़ टू q, c रेज़ टू r एंड d रेज़ टू s। ठीक है, ऐसे मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है। तो अब डेल्टा x मीन बाई x मीन ये जो होगा ये हो जाएगा p टाइम्स डेल्टा a मीन बाई a मीन प्लस q टाइम्स डेल्टा b मीन अपॉन b मीन प्लस, मेरे तो हाथ भी दुखने लगे, r टाइम्स डेल्टा c मीन अपॉन c मीन, लास्टली s टाइम्स डेल्टा
डी मीन अपॉन डी मीन, मतलब जो भी पावर्स हैं उतने टाइम्स उनके रिलेटिव एरर्स ऐड करते चलो और तुमको फाइनल रिलेटिव एरर मिलता जाएगा। ओके चलो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, एरर्स में ही काफ़ी कुछ हो गया, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो सिग्निफिकेंट का लेक्चर है या सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो लेक्चर है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के नेक्स्ट लेक्चर में डालते हैं 05 में। 04 में हमने सारा कुछ एरर्स के बारे में कर लिया है, एवरीथिंग A to Z वॉट एवर इज़ देयर इन एरर्स। एरर्स होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको फाइंड किया जा सकता है, फाइंड करने के स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स के बाद उनके कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है एरर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है एरर, पावर्स में क्या होता है एरर, इतना सब कुछ हमने ये वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे एक वीडियो लेके आएंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है। पॉज करके नोट डाउन कर लेना एंड आई विल स्टॉप इट हियर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।